बंगाल की खाड़ी में भारत को लेकर के बांग्लादेश की बहुत बड़ी साजिश इस वक्त नाकाम हो चुकी है। ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि बांग्लादेश को लेकर के इस वक्त बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। लगातार भारत को लेकर के अस्थिर करने की कोशिश बांग्लादेश की इस बार उस पर बहुत भारी पड़ चुकी है और भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश की पूरी प्लानिंग को नाकाम कर दिया है, बल्कि भारत ने इस वक्त आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते इस वक्त बांग्लादेश पर सबसे बड़ा धावा बोल दिया है। भारत की तरफ से इस वक्त भीषण हमला किया गया है बांग्लादेश की वाटर टेरिटरी के अंदर होते हुए, और भारत ने एक दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के कई ठिकानों को इस वक्त टारगेट करते हुए ध्वस्त किया है। यह ठिकाने बांग्लादेश के लिए बेहद अहम थे और इसी ठिकानों के जरिए भारत के ऊपर बड़ी प्लानिंग रच रहा था बांग्लादेश। और अब भारत ने इन टारगेट को ध्वस्त करने के साथ ही अपने IAS विक्रांत को बांग्लादेश के इस टेरिटरी के बेहद करीब पहुंचा दिया है। बता दें कि बांग्लादेश के 500 नॉटिकल माइल के दायरे के अंदर इस वक्त भारत के लगभग 50 से ज्यादा युद्धपोत पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो भारत लगातार एक के बाद एक बांग्लादेश से भारत की सटी हुई बॉर्डर के 3 अलग अलग डिवीजन पर इस वक्त लगातार सेना तबाही मचा रही है। लगातार सेना आगे बढ़ते हुए कई जगहों पर भीषण एक्शन ले रही है। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा ज्वलंत कर दिया है। और यह खबर सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक नहीं, अब इस खबर की जो गूंज है वह यहां से लेकर के वॉशिंगटन और अब पाक और चीन 2 के कानों तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत का यह इतना बड़ा एक्शन अब तक किसी भी देश ने प्रेडिक्ट नहीं किया था और भारत अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा इस बात का अंदाजा किसी को भी जरा सा नहीं था। दरअसल भारत ने इस वक्त नेवी के रास्ते इस वक्त पूरे के पूरे मामले को कैप्चर करते हुए अब बांग्लादेश पर बहुत बड़ा अटैक किया है। और ये आपको बता दें कि इसके पीछे बांग्लादेश की बहुत बड़ी साजिश जिम्मेदार बन चुकी है। एक तरफ तो भारत के IAS विक्रांत को घेरने की कोशिश और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ उठाया गया इतना बड़ा साजिश का कदम अब बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी आफत बन चुका है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश की नापाक साजिश जिस तरीके से परत दर परत सामने आ रही है उससे न सिर्फ दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया है बल्कि पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब पुराने ढर्रे पर चलने वाला भारत नहीं रहा। यह वही भारत है जो पहले चेतावनी देता था, डिप्लोमेसी की बातें करता था, संयम की भाषा बोलता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब अगर भारत के खिलाफ साजिश रची जाएगी तो उसका जवाब समुद्र की लहरों में, मिसाइलों की गूंजों में और युद्धपोतों की तैनाती में मिलने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में अब तक जो व्यापार का रास्ता मानी जाती थी, जहां से शांति, सहयोग और आर्थिक रिश्तों की बातें भारत करता था, वहीं बंगाल की खाड़ी इस वक्त युद्ध के क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। पिछले 48 घंटों में जिस तरह से भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला है, जिस तरह से समुद्र के रास्ते बंगाल की बांग्लादेश की हर एक हरकत पर नजर रखी गई है, उसने ढाका से लेकर के वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। बांग्लादेश को यह गलतफहमी थी कि भारत केवल जमीन पर सोचता है, भारत केवल सीमाओं तक सीमित रहता है, लेकिन बांग्लादेश यह भूल गया कि भारत की असली ताकत उसका समुद्री वर्चस्व है। हिंद महासागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक भारत का प्रभाव केवल नक्शे पर नहीं बल्कि रणनीति पर लिखा हुआ है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पिछले कुछ महीनों के भीतर बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां तेज हुई हैं, जिस तरह से भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ी है, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, उससे साफ हो गया था कि कहीं न कहीं कोई बड़ी ताकत पर्दे के पीछे काम कर रही है। या केवल बांग्लादेश का दुस्साहस तो अकेले नहीं हो सकता है, यह एक ऐसी सोची समझी साजिश थी। भारत के इंटेलिजेंस इनपुट पहले ही संकेत दे चुके थे कि बंगाल की खाड़ी के रास्ते कुछ बड़ा होने वाला है। चीन पाक के साथ बांग्लादेश के गुप्त सैन्य संपर्क, हथियारों की खेप, रडार सिस्टम, निगरानी उपकरण, यह सब अचानक नहीं हो रहा है। यह एक लंबे समय से तैयार किया जा रहा प्लानिंग का हिस्सा था। बांग्लादेश एक तरफ चिकन नेक को दबाने की योजना बना रहा था तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के भारत के पूर्वी तट को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर भारत की सप्लाई लाइन प्रभावित होती है, अगर समुद्री दबाव बनाया गया तो भारत बैकफुट पर चला जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती थी बांग्लादेश की। भारत ने जैसे ही इनपुट को कंफर्म किया वैसे ही पूरे बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना की तैनाती शुरू हो गई। IAS विक्रांत को आगे किया गया, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट सबमरीन सपोर्ट सिस्टम कुछ अलर्ट मोड में डाल दिए गए। यहां कोई रूटीन मोमेंट नहीं था, यह युद्ध की तैयारी थी। पिछले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी को पूरी तरीके से सहन छावनी में बदल दिया गया। बांग्लादेश को साफ शब्दों में नए साल की शुरुआत उसके लिए भारी पड़ सकती है, कहा गया। लेकिन बांग्लादेश के नेतृत्व को गलतफहमी थी। मोहम्मद यूनुस को लग रहा था कि भारत केवल बयानबाजी करेगा। उसे भरोसा था कि चीन और पाक उसकी परोक्ष मदद के लिए उसे सुरक्षा गया और यही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जैसे बांग्लादेश की नौसेना ने भारतीय युद्धपोतों को घेरने की कोशिश की, वही पल इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया। यह केवल सैन्य चुनौती नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता को डायरेक्टली चुनौती देना था। भारत ने उसी वक्त स्पष्ट कर दिया कि अगर यहां हरकत नहीं रुकी तो परिणाम अकल्पनीय होंगे, और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। भारतीय नौसेना ने पहले चरण में टारगेट लॉक किए,
बांग्लादेश के उन द्वीपों की पहचान की गई जहां से नौसैनिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। उन पोर्ट्स को चिन्हित किया गया जहां से भारत विरोधी ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। फिर शुरू हुआ असली एक्शन। ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनातगी केवल संदेश नहीं थी, यह क्षमता का प्रदर्शन था। समुद्र के भीतर टारपीडो सिस्टम को एक्टिव किया गया। बांग्लादेश की नौसेना को यह एहसास दिला दिया गया कि भारत केवल ऊपर से नहीं नीचे से भी मार कर सकता है। 3 बांग्लादेशी युद्धपोत या तो निष्क्रिय कर दिए गए या फिर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। कई पोतों पर भारत का नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। हालात ऐसे बन गए कि बांग्लादेश को अपनी नौसेना को पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा। बंगाल की खाड़ी में जिस देश को अब तक अपना एकाधिकार लग रहा था, वही देश अपने ही पानी से हटने को मजबूर हो गया। इस बीच ढाका में अफरा तफरी का माहौल छा गया। आपातकाल लागू कर दिया गया, सीमाएं सील कर दी गईं, समुद्र और जमीन दोनों बॉर्डर बंद। मोहम्मद यूनुस को समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है और तभी वह कदम उठाया जिसने इस पूरे संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय बना दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन। यह फोन केवल मदद की गुहार नहीं, एक स्वीकृति थी। यह मान लेना कि बांग्लादेश अकेले इस हालात को संभाल नहीं सकता। अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम पर चुप नहीं बैठा। चीन की बढ़ती मौजूदगी, बंगाल की खाड़ी में सैन्य हलचल, भारत के खिलाफ साजिश, यह सब अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी थी और यहीं से खेल और बड़ा हो गया। अब यह खेल केवल भारत बनाम बांग्लादेश नहीं, बल्कि यह अब शक्ति संतुलन की लड़ाई बन गई। बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी में जब भारतीय नौसेना ने अपनी स्थिति और मजबूत की, उसी वक्त साफ हो गया था कि अब यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि यह एक भारत की तरफ से रणनीतिक संदेश है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए था जो पर्दे के पीछे बैठकर भारत को घेरने की पूरी साजिश रचे हुए थे। बांग्लादेश को लग रहा था कि वह समुद्री सीमा के नाम पर भारत को दबाव में ले सकता है। उसे यह भ्रम हो गया था कि इंटरनेशनल वाटर का सहारा लेकर वह भारत को रोक देगा, लेकिन भारत ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अब सीमाओं की परिभाषा वही होगी जो भारत तय करेगा। भारतीय नौसेना ने दूसरे चरण में बंगाल की खाड़ी के उन रूट्स को पूरी तरीके से ब्लॉक करना शुरू किया जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश हथियारों की सप्लाई के लिए कर रहा था। चीन से आने वाले कंटेनर जिन्हें व्यापारिक जहाज दिखा के भेजा जा रहा था, उन पर सबसे पहले नजर गई और इस नजर के बीच में इंटेलिजेंस इनपुट साफ कह रहे थे कि इन कंटेनरों के अंदर सिर्फ मशीनरी नहीं, बल्कि भारत विरोधी जहर भरा हुआ है। रडार सिस्टम, निगरानी उपकरण, समुद्री माइंस, मिसाइल गाइडेड सिस्टम, सब कुछ छिपाकर भेजा जा रहा था। भारत ने बिना शोर मचाए इन सब शिप को इंटरसेप्ट करते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही उन्हें रोक लिया। यह वही पल था जब बांग्लादेश की पूरी योजना धराशायी हो गई। बांग्लादेश ने इसे अपनी बेइज्जती माना और यहीं से उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। बांग्लादेश की नौसेना को आदेश दिया गया कि भारतीय युद्धपोतों को घेरा जाए। उन्हें चेतावनी दी जाए कि वह पीछे हटे या सीधे तौर पर भारत को चुनौती देना था। भारत ने इस चेतावनी का जवाब चेतावनी से नहीं, बल्कि इस बार कार्रवाई से दिया। भारतीय नौसेना ने एक साथ कई दिशाओं से दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ एयर सर्विलेंस बढ़ाया गया, दूसरी तरफ पानी के नीचे सबमरीन मूवमेंट तेज की गई। बंगाल की खाड़ी के नीचे जो हो रहा था उसकी भयानकता बांग्लादेश को नहीं थी। भारत ने बांग्लादेश के उन द्वीपों को टारगेट किया जहां से नौसेना के ऑपरेशन ऑपरेट किए जा रहे थे। ये वही द्वीप थे जहां बांग्लादेश अपने सुरक्षित सैन्य ठिकाने मान रहा था। पहला झटका तब लगा जब एक के बाद एक बांग्लादेशी नेवी पोर्ट्स पर हमला हुआ। रडार सिस्टम ध्वस्त किए गए, कम्युनिकेशन लाइन टूट गई। दूसरा झटका तब लगा जब बांग्लादेश के 3 युद्धपोतों को पूरी तरीके से निष्क्रिय किया गया। कुछ को समुद्र में ही छोड़ना पड़ा, कुछ भारतीय नौसेना के कंट्रोल में आ गए। बांग्लादेश की नौसेना बैकफुट पर चली गई और यहीं से ढाका में खलबली भी मच गई। आपातकाल लागू करना मजबूरी बन गया। सीमाएं सील कर दी गईं, सेना को सड़कों पर उतार दिया गया, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। मोहम्मद यूनुस को समझ आ गया कि अगर अब भी स्थिति नहीं संभाली गई तो सत्ता उसके हाथ से फिसल जाएगी, जिसके अंदर विरोध तेज हो रहा था। राजधानी ढाका में डर का माहौल और लगातार अस्थिरता बढ़ती जा रही है। तभी उसने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया। डोनाल्ड ट्रंप को किया गया फोन केवल एक कूटनीतिक बातचीत नहीं, यह एक साफ संदेश है कि बांग्लादेश भारत के सामने टिक नहीं पा रहा है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं था। चीन की बढ़ती दखल अंदाजी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा पहले ही बन चुकी थी। बंगाल की खाड़ी अगर चीन के प्रभाव में जाती तो इसका सीधा असर हिंद महासागर की सुरक्षा समझौतों पर पड़ता। अमेरिका ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में चेतावनी तक दे डाली। अगर चीन की सैन्य मजदूरी बढ़ी और वहां पर मौजूदगी उतरी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यहीं से पाक में बेचैनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस पूरे खेल में पीछे से समर्थन अब तक साफ देखने को मिल रहा था। भारत को चिकन नेक के रास्ते कमजोर करने की योजना बनाई जा रही थी। पूर्वोत्तर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश, यह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था। लेकिन भारत ने इस प्लान को ही उलट दिया। भारत ने साफ संकेत दिया कि अब चिकन नेक सिर्फ कमजोर कड़ी नहीं, बल्कि भारत की ताकत बनने जा रहा है। रंगपुर डिवीजन पर नजर, समुद्री घेराबंदी और कूटनीतिक दबाव तीनों एक साथ काम कर रहे थे। बांग्लादेश के अंदर हालात और बिगड़ते चले गए। हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगा। मानवाधिकार संगठनों की नजरें ढाका पर टिक गईं। मोहम्मद यूनुस की स्थिति और कमजोर होती चली गई। सेना के भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आईं और एक के बाद एक लगातार शेख हसीना के वापसी होने की अटकलें भी शुरू हो गईं।
अगर शेख हसीना लौटते हैं तो सत्ता का पूरा समीकरण बदल जाएगा। भारत इस पूरे घटनाक्रम को बेहद शांति लेकिन पूरी ताकत के साथ देख रहा था। भारत को पता था कि अब वक्त उसके पक्ष में अब आने लगा है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। हर मोमेंट पर नजर रखी गई, हर जहाज, हर सिग्नल, हर रेडियो कॉल मॉनिटर किया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरुआत है। बांग्लादेश को समझ में आ चुका है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है और उसके पास पीछे हटने के अलावा बांग्लादेश ने के लिए कोई रास्ता अब बचा भी नहीं है। भारत ने साफ कर दिया कि बंगाल की खाड़ी में यह ऑपरेशन अब भी खत्म नहीं हुआ। भारतीय नौसेना की तैनाती बरकरार है। आईएएस, विक्रांत और अन्य युद्धपोत अब बेहतर पोजीशन में और आगे लगातार बढ़ रहे हैं। यह सर्विलांस, अंडर वाटर निगरानी लगातार जारी है। भारत ने बांग्लादेश को स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर आगे किसी भी तरीके की मूवमेंट, किसी भी तरीके की साजिश या किसी भी तरीके के उसका उकसावे वाली कार्रवाई अब इसके आगे की जाती है तो भारत सीधे और निर्णायक एक्शन लेगा। ढाका में इस वक्त हालात पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हैं। आपातकाल लागू है। सेना और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बांग्लादेश की नौसेना को बंगाल की खाड़ी से पीछे हटने के आदेश तक दिए जा चुके हैं। कई सैन्य ठिकानों को खाली कराया जा रहा है। मुंबई यूनुस की सरकार पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। एक तरफ देश के अंदर हालात बिगड़ते हुए हैं तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अमेरिका की चेतावनी के बाद बांग्लादेश की रणनीति पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चिकन नेक को लेकर के कोई भी साजिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को लेकर के भारत किसी भी हद तक आगे उतरने को तैयार है। बंगाल की खाड़ी में भारत का दबदबा पहले से ही ज्यादा मजबूत हो चुका है। पाक के इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर जाना, चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना भारत का यह सबसे बड़ा ताकतवर और टर्निंग पॉइंट रहा। भारत ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश के पर्दे से पीछे से बांग्लादेश को उकसाने की कोशिश करेगा तो उसका सीधा असर जमीनी और समुद्री स्तर पर दिखाई देगा। फिलहाल स्थिति यही है कि बंगाल की खाड़ी में भारत का पूरा कंट्रोल सिस्टम हाथ में आ चुका है। आगे आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इस पूरी घटना पर लगातार भारत अपनी पैनी नजर टिकाए हुए हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि यह स्थिति बेहद विस्फोटक हो जाएगी अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी मूवमेंट कैप्चर की जाती है। और भारत ने सीधे शब्दों में जो चेतावनी दी है वह न सिर्फ बांग्लादेश को है बल्कि अब पाक और चीन को भी डायरेक्टली वार्निंग दी गई है। हालांकि इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत के 22 से ज्यादा युद्धपोत बांग्लादेश के वाटर टेरिटरी को क्रॉस करके अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के आगे बढ़ चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में अचानक बदले हालात के बाद कहानी का पहला भाग उसी क्षण से आगे बढ़ता है जब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब यह टकराव केवल चेतावनियों और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर उस साजिश का जवाब जमीन, समुद्र और कूटनीति तीनों स्तरों पर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना की तैनाती जैसे जैसे और सघन होती गई वैसे वैसे पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन की तस्वीर तेजी से बदलने लगी, क्योंकि अब तक जो देश खुद को सुरक्षित मान रहे थे उन्हें यह एहसास होने लगा कि समुद्री मार्गों पर नियंत्रण केवल जहाजों की संख्या से नहीं बल्कि रणनीतिक इच्छा शक्ति से तय होता है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में जिस तरह मल्टी लेयर सर्विलांस सिस्टम सक्रिय किया उसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग से लेकर अंडर वाटर ड्रोन और पनडुब्बी रोधी नेटवर्क तक सब कुछ एक साथ काम करने लगा, जिससे हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। और यही वह बिंदु था जहां बांग्लादेश की योजनाएं एक एक करके उजागर होने लगी, क्योंकि जिन रूट्स को वह अब तक सुरक्षित समझ रहा था वही रूट्स भारत की निगरानी में आ चुके थे। ढाका के भीतर सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक तरफ सैन्य दबाव था तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठने लगे थे कि आखिर बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। भारत ने इस दौरान संयम का प्रदर्शन करते हुए सीधे तौर पर नागरिक ढांचे को निशाना न बनाकर केवल रणनीतिक, सैन्य और लॉजिस्टिक ठिकानों पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि यह संदेश जाए कि यह कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अस्थिरता फैलाने वाली साजिशों के खिलाफ है। इसी बीच पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया और चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम तेज कर दिया गया, जिससे यह साफ हो गया कि भारत अब इस ऐतिहासिक कमजोरी को स्थायी ताकत में बदलने के मूड में है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी था, जिसने बांग्लादेश की नौसेना के भीतर भ्रम और असमंजस पैदा कर दिया, क्योंकि कई निचले स्तर के अधिकारियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस रास्ते पर वे आगे बढ़ रहे हैं उसका अंत कहां होगा। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों को यह संकेत मिलने लगे कि बांग्लादेश के भीतर ही कई समूह इस टकराव से असहज हैं और वे नहीं चाहते कि उनका देश किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का मोहरा बने। यह आंतरिक असंतोष धीरे धीरे सतह पर आने लगा और सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय बैठकों तक यह सवाल उठने लगा कि क्या बाहरी ताकतों के भरोसे भारत जैसे देश से टकराव लेना समझदारी है। भारत ने इस मनोदशा को भांपते हुए अपनी कूटनीतिक भाषा को और सटीक किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दोहराया कि उसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता है, न कि विस्तारवाद। वहीं अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों ने बंद दरवाजों के पीछे भारत के इस रुख को व्यावहारिक और संतुलित माना, क्योंकि उन्हें भी यह एहसास था कि बंगाल की खाड़ी का अस्थिर होना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज होती चली गईं।
लेकिन भारत ने जानबूझकर सार्वजनिक रूप से किसी पर सीधा आरोप लगाने से परहेज किया ताकि हालात और न भड़कें। हालांकि रणनीतिक स्तर पर हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयारियां चलती रहीं और नौसेना के साथ साथ वायुसेना और थलसेना के बीच समन्वय को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाया गया। बांग्लादेश के लिए यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही थी, क्योंकि एक तरफ समुद्र में दबाव बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ आर्थिक संकेतक भी डगमगाने लगे थे। बंदरगाहों पर गतिविधियां धीमी पड़ने लगीं, बीमा कंपनियों ने जोखिम प्रीमियम बढ़ा दिए और विदेशी निवेशकों के बीच अनिश्चितता फैलने लगी, जिससे ढाका की सरकार पर आंतरिक दबाव और तेज हो गया। भारत ने इस दौरान मानवीय मोर्चे पर भी अपनी छवि को मजबूत किया और यह संकेत दिया कि किसी भी नागरिक संकट की स्थिति में वह राहत और चिकित्सा सहायता देने को तैयार है। इस कदम का असर यह हुआ कि बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली आबादी के बीच भारत को लेकर धारणा में बदलाव आने लगा और वर्षों से पनप रहा अविश्वास धीरे धीरे सवालों में बदलने लगा। पहले भाग का यह चरण इसी मानसिक और रणनीतिक बदलाव के साथ समाप्त होता है, जहां एक तरफ भारत ने यह स्थापित कर दिया कि वह किसी भी साजिश का निर्णायक जवाब देने में सक्षम है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर और बाहर यह साफ दिखने लगा कि यह टकराव केवल सैन्य शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि दूरदर्शिता, संतुलन और सही समय पर लिए गए फैसलों की भी कसौटी है। और आने वाले हिस्सों में यही तनाव और भी गहराता हुआ नए मोड़ लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में भारत की निर्णायक मौजूदगी के बाद दूसरे भाग की कहानी उस चरण में प्रवेश करती है जहां सैन्य कार्रवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही भारतीय नौसेना ने अपनी पोजीशन स्थिर की और आईएएस विक्रांत के नेतृत्व में मल्टीलेयर नेवल स्क्रीन तैयार की, वैसे ही बांग्लादेश के भीतर सत्ता के गलियारों में बेचैनी खुलकर सामने आने लगी। ढाका के पावर सेंटर्स को अब यह समझ आने लगा था कि यह टकराव केवल सीमित समय की सैन्य झड़प नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला रणनीतिक दबाव बन सकता है, जिसका असर अर्थव्यवस्था, राजनीति और आंतरिक स्थिरता तीनों पर पड़ेगा। भारत की रणनीति अब सीधे हमले से आगे बढ़कर नियंत्रित प्रभुत्व की ओर जाती दिख रही थी, जहां हर मूवमेंट, हर जहाज और हर कूटनीतिक बयान एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुका था। बंगाल की खाड़ी में भारतीय निगरानी प्रणाली इतनी सघन हो चुकी थी कि बांग्लादेश की नौसेना को अपनी ही जलसीमा में कदम रखने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा था। सैटेलाइट फीड, अंडर वाटर सेंसर और एयरबोर्न सर्विलांस ने मिलकर एक ऐसा अदृश्य घेरा बना दिया था जिसमें कोई भी गतिविधि भारत की नजरों से बच नहीं पा रही थी। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के भीतर मतभेद गहराने लगे। कुछ नेता यह मानने को तैयार थे कि भारत के साथ टकराव की नीति ने देश को गलत दिशा में धकेल दिया है, जबकि कट्टरपंथी धड़ा अभी भी बाहरी समर्थन के भ्रम में आक्रामक रुख बनाए रखने की बात कर रहा था। यही आंतरिक खींचतान बांग्लादेश की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभर रही थी। भारत इस कमजोरी को भुनाने के बजाय संयम के साथ समय को अपने पक्ष में काम करने दे रहा था, क्योंकि नई दिल्ली जानती थी कि जब दबाव लंबे समय तक बना रहता है तो गलत फैसले अपने आप सामने आने लगते हैं। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गतिविधियां तेज हो गईं। संयुक्त राष्ट्र, आसियान और कई पश्चिमी देशों के बंद कमरों में बैठकों का दौर शुरू हुआ, जहां भारत ने स्पष्ट शब्दों में यह दोहराया कि उसकी कार्रवाई आक्रामक विस्तार नहीं बल्कि आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है। इस संतुलित रुख ने भारत को नैरेटिव वॉर में बढ़त दिलाई, क्योंकि बांग्लादेश की ओर से आ रहे बयान आक्रोश और हताशा से भरे नजर आने लगे। आर्थिक मोर्चे पर भी असर दिखने लगा। बंगाल की खाड़ी के मार्गों पर बढ़ी सख्ती के कारण बांग्लादेश के बंदरगाहों पर कंटेनरों की आवाजाही धीमी पड़ने लगी। बीमा प्रीमियम बढ़े, विदेशी निवेशकों में घबराहट फैलने लगी और मुद्रा पर दबाव बढ़ गया। आम नागरिकों के बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर किस नीति के कारण देश इस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। भारत की ओर से कोई औपचारिक नाकेबंदी घोषित नहीं की गई थी, लेकिन वास्तविकता यह थी कि समुद्री मार्गों पर भारत की मौजूदगी ही अपने आप में एक सॉफ्ट ब्लॉकेड का काम कर रही थी। इस चरण में भारत ने मानवीय और संचार पहलुओं पर भी फोकस बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को नियंत्रित ब्रीफिंग दी गई, राहत और चिकित्सा तैयारियों की जानकारी साझा की गई ताकि यह संदेश जाए कि भारत किसी भी स्थिति में क्षेत्रीय मानवीय संकट नहीं चाहता। बांग्लादेश के भीतर कुछ क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन ने भी अनौपचारिक रूप से तनाव कम करने की कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि सैन्य टकराव जितना लंबा चलेगा, आंतरिक अस्थिरता उतनी ही बढ़ेगी। इसी बीच चीन और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अटकलें तेज होती रहीं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने हर संभावित हस्तक्षेप को पहले ही डिटरेंस के जरिए सीमित करने की रणनीति अपना ली थी, जिससे यह साफ हो गया कि यह संघर्ष किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील न हो पाए। दूसरे भाग के अंत तक स्थिति कुछ ऐसी बनती है जहां हथियारों की गूंज से ज्यादा कूटनीतिक संदेश, आर्थिक संकेत और मनोवैज्ञानिक दबाव बोलने लगते हैं। बांग्लादेश के लिए यह स्पष्ट होने लगता है कि भारत के साथ सीधा टकराव केवल सैन्य हार का नहीं बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय नुकसान का कारण बन सकता है। वहीं भारत के लिए यह चरण इस बात की पुष्टि करता है कि आधुनिक भू राजनीति में निर्णायक बढ़त केवल मिसाइलों और युद्धपोतों से नहीं बल्कि धैर्य, नैरेटिव कंट्रोल और बहुस्तरीय रणनीति से हासिल की जाती है। और इसी संतुलन के साथ यह दूसरा भाग समाप्त होता है, जहां समुद्र की सतह पर भले ही शांति दिखती हो, लेकिन उसके नीचे चल रहा रणनीतिक खेल आने वाले चरणों के लिए जमीन तैयार कर चुका होता है। बंगाल की खाड़ी में हालात जिस दिशा में आगे बढ़ चुके थे, उसके बाद तीसरे चरण की कहानी अपने आप में और भी ज्यादा गहरी, जटिल और निर्णायक बनती चली जाती है, क्योंकि भारतीय नौसेना की मजबूत मौजूदगी अब केवल सैन्य दबाव तक सीमित नहीं रह जाती।
बल्कि वह पूरे क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक संतुलन को भी बदलने लगती है। जैसे ही आईएनएस विक्रांत और उसके साथ तैनात युद्धपोतों ने अपनी पोजीशन और आगे बढ़ाई, वैसे ही बांग्लादेश के भीतर सत्ता, सेना और प्रशासन के बीच छिपे हुए अंतर्विरोध खुलकर सामने आने लगे। ढाका में बैठे नीति निर्धारक यह समझ चुके थे कि अब यह केवल सीमा पर होने वाली झड़पों या बयानबाजी का मामला नहीं रहा, बल्कि यह सीधे तौर पर शासन की वैधता, अंतर्राष्ट्रीय भरोसे और आंतरिक स्थिरता से जुड़ चुका है। भारत की रणनीति इस चरण में और भी ज्यादा बहुआयामी दिखाई देने लगती है, क्योंकि एक तरफ समुद्र में सख्त निगरानी और नियंत्रित दबाव जारी रहता है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक चैनलों के जरिए यह संदेश भी लगातार दिया जाता है कि भारत का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि संतुलन और सुरक्षा है। हालांकि बांग्लादेश के भीतर इस संदेश को सुनने और समझने की क्षमता तेजी से कमजोर होती जा रही थी। सेना के निचले स्तर पर यह सवाल उठने लगे थे कि आखिर वे किस रणनीति के तहत इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़े हैं। वहीं आम नागरिकों के बीच डर, गुस्सा और असमंजस एक साथ पनपने लगा था। बंदरगाहों पर काम ठप होने लगा, व्यापारिक जहाजों की आवाजाही रुकने से आर्थिक दबाव साफ दिखने लगा और इसका सीधा असर बाजारों, ईंधन आपूर्ति और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा। इसी बीच भारत ने सूचना और संचार के मोर्चे पर भी अपनी सक्रियता बढ़ाई।